विषय चल रहा है हमारा समाज प्रबंधन या सोशल मैनेजमेंट। इस विषय में अभी तक हमने जाना कि समाज का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो इस अवसर्पिणी काल के तीसरे आर्य के अंत में भगवान आदिनाथ जी के जन्म के बाद जो परिस्थितियाँ बिगड़ रही थी समाज की या यूं कहें व्यक्तियों की, तो उसको उन्होंने सही करने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की। उसके अंतर्गत उन्होंने लौकिक रूप से कहें तो परिवार व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, अस्सी मसी कृषि व्यवस्था, वाणिज्य व्यवस्था, शिल्प व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को स्थापित किया और एक सुचारू रूप से व्यक्ति व्यक्ति के साथ जी सके ऐसी व्यवस्था की। अब उसके बाद से क्रमशः सभ्यता, संस्कृति, इनका परिवर्तन चलता रहा, लेकिन समाज हमेशा व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण एक कारण बनता रहा। और सिर्फ विकास में ही नहीं, उसकी समस्याओं का समाधान करने में भी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी, उसको शिक्षा देने में भी, उसकी जीवन की जो आवश्यकता है उन सबको पूरा करने में, ये नैतिक गुणों का विकास करने में, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करने में भी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब इसके बाद हमने देखा कि समाज जो है वो एक कोई सिंपल सिस्टम नहीं है। समाज तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे समाज हैं और ये समाज आपस में गूथे हुए हैं। इनके बीच में अंतः क्रिया चलती है, यानी कि इंटरेक्शन चलता है और किसी का भी किसी के साथ होता है, इसलिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। और पहला समाज है परिवार समाज, दूसरा समाज है धार्मिक समाज, और तीसरा समाज है लौकिक समाज। तो लौकिक समाज जो होता है उसमें व्यापार, सामान्य समाज, अड़ोसी पड़ोसी आदि ऐसे बहुत सारे घटक हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं इससे जीवन निर्वाह होता है। व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए उसको लौकिक समाज में जुड़ना पड़ता है। जैसे व्यक्ति मान ली पूजा करने यहाँ आता है, प्रतिक्रमण करने यहाँ आता है, स्वाध्याय करने यहाँ आता है, इस समाज से जुड़ता है। पर उसको यदि अपनी आजीविका की व्यवस्था करना है तो वो कहीं नौकरी करता है, कहीं धंधा करता है, गृहस्थ जीवन की योग्य कर्तव्य जो भी निभाता है, तो उसमें सब उसको लौकिक संस्थाओं से जुड़ना पड़ता है। तो लौकिक संस्था भी जीवन की एक आवश्यकता हो गई। उसके साथ साथ दूसरी आवश्यकता की पूर्ति करने वाला धार्मिक समाज है, जो जीवन निर्माण में सहयोगी होता है और जीवन निर्वाह में भी सहयोगी होता है। ऐसा नहीं कि प्योरली जीवन निर्माण में ही सहयोगी होता है, क्योंकि वो बताता है कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या शिष्टाचार होता है, क्या सदाचार होता है। तो उसके कारण से वो अपनी लौकिक संस्थाओं के साथ भी सही जी पाता है। जैसे आज मान लीजिए कि 2 व्यापारी हैं, तो दोनों लौकिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में नैतिकता होगी तो दोनों का रिलेशन बना रहेगा। तो नैतिकता की शिक्षा किससे मिलेगी? धार्मिक संस्था से। ऐसे ही परिवार में भी धार्मिक संस्था का अपना उपयोग है, क्योंकि परिवार भी कब टिका रहेगा? जब उनके संस्कार धार्मिक होंगे। तो कुल मिलाकर के धार्मिक संस्था एक सेतु का काम भी कर रही है, जो न केवल परिवार संस्था और न केवल लौकिक संस्था, मतलब दोनों में ही वो सहयोग देती है। तो धार्मिक संस्था का अपना महत्व है, वो जीवन निर्माण कर रही है और साथ में जीवन निर्वाह में सहयोगी बन रही है। फिर हमने देखा परिवार संस्था भी होती है, जो परिवार संस्था जन्म से लेकर मिलती है और मृत्यु पर्यंत मिलती है, और व्यक्ति का अधिकांश समय, अधिकांश आत्मीयता उसकी परिवार संस्था से होती है और उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये 3 संस्थाएं मतलब यहाँ पर छोटे छोटे समाज, तो 3 समाजों का सम्मिश्रण पूरा समाज है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा समाज भी है और उस समाज के छोटे छोटे घटक समाज भी हैं। ठीक है, तो ये घटक समाज को देखना ये माइक्रो लेवल की सोशलॉजी है, और पूरा का पूरा समाज एक देखना, मानवता को एक देखना, ये क्या हो गया? ये मैक्रो लेवल की समाज व्यवस्था हुई। मतलब इसके 2 लेवल्स हैं, 2 स्थितियां हैं समाज की, या 2 दृष्टिकोण है इसको देखने के, एक मैक्रो और एक माइक्रो। तो मैक्रो लेवल पे हम क्या करते हैं? पूरे समाज को एक रूप में देखते हैं, जैसे भारत एक समाज है या विश्व एक समाज है। लेकिन जब हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं तो किसी व्यक्ति को कौन कौन छोटे छोटे घटक से जुड़ा रहना पड़ता है, वो सब उसके समाज हो गए। तो ये छोटे छोटे घटक छोटे छोटे गोले के समान है, और ये सब गोले एक बड़े गोले के अंतर्गत हैं।
क्लियर है ये? बड़े गोले के अंतर्गत छोटे छोटे बहुत सारे गोले हैं, और एक व्यक्ति का गोला जो है वो तीन समाज हो सकता है कोई, फिर दूसरे के गोले कोई दूसरे तीन हो सकते हैं, इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे आगे की, कि समाज व्यवस्था व्यक्ति ने की तो क्यों की? समाज व्यवस्था व्यक्ति ने क्यों की? तो समाज व्यवस्था 1 और 1 11 होने के लिए की, 1 और 1 0 होने के लिए नहीं की। मतलब व्यक्ति ने अपने नाश के लिए नहीं की, व्यक्ति ने अपने विकास के लिए की। लेकिन इस सामाजिक व्यवस्था में समय के साथ साथ बहुत सारी विसंगतियां आ जाती है। विसंगतियां किसे बोलते हैं? अनियमितताएं, बुराइयां, कमियां। तो क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था में भी विसंगतियां आ जाती हैं। जैसे व्यक्ति बहुत अरमानों से शादी करता है, परिवार बसाता है, लेकिन परिवार में कुछ समय जीने के बाद कुछ विसंगतियां आती हैं, और ये प्रायः आती है, मतलब अच्छे से अच्छे परिवारों में भी आ जाती है। कोई एक शख्स भी यदि गलत निकल गया तो उसका इफेक्ट पूरे पे आता है। अपन कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो उस प्रकार की स्थिति समाजों में होती है। तो जब समाज में अव्यवस्था होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सामाजिक विसंगतियां। जब समाज में अव्यवस्था होती है तो उसे हम बोलते हैं सामाजिक विसंगतियां। इसी को सोशल एनोमी भी बोलते हैं। सोशल एनोमी, मतलब समाज में आदर्श कुछ और रहता है और वास्तव में कुछ और होता है, तो अपन उसको बोलते हैं सामाजिक विसंगतियां आ गई। मतलब पेपर पे कुछ और है और वास्तव में कुछ और है। अपन अपनी भाषा में कहते हैं कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। तो इसमें विसंगति हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, और समाज का यहां से विघटन शुरू होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि अंग्रेजों के साथ हमारे देश में चाय का प्रचलन आ गया, और वो चाय ऐसी घुल मिल गई कि पूरे देश में व्याप्त हो गई। तो एक समय तो हुआ होगा, इसकी शुरुआत हुई होगी, फिर धीरे बढ़ते 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 आज पूरे देश में व्याप्त हो गई। जगह जगह दूध की दुकान नहीं रहेगी, लेकिन चाय की दुकान तो हर जगह मिल जाएगी। तो ये घुल मिल गई। तो ये क्यों हुआ? कि मूल्य कुछ और था, आदर्श कुछ और था। हमारे पूर्वजों ने दूध और दही और छाछ इन्हीं का उपयोग किया, लेकिन समय के साथ साथ फिर क्या हो गया कि विसंगति आई। लोगों ने कहा देखो दूध में कुछ नॉवेल्टी मिलेगी, दूध में कुछ नयापन आएगा, चलो चाय बना करके आपको पिलाते हैं। ऐसे करते करते पीते गए और चाय आज प्रचलन में आ गई। ऐसी हर चीज, बाजार की चीजें प्रचलन में नहीं थी, धीरे प्रचलन में आ गई। तो शराब की दुकानें इतनी प्रचलन में नहीं थी, व्यक्ति चोरी छिपे बेचता था, या बहुत कम दुकानें ऐसी होती थी। अब आजकल हर गांव गांव में भी एक प्रवेश में और एक निगमन में, दोनों जगह आपको दुकानें मिल जाएगी, और वो भी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड। तो ये सब क्या है? तो आदर्श कहीं और रह गया और विसंगतियां आ गई। अब कुछ समय बाद क्या होगा? उस आदर्श को नीचे कर दिया जाएगा। जैसे आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं कि ये सब ऊंची ऊंची बातें थोड़ा ना होती है, संभव ही नहीं है। तो जैसे अभी अपने जैना प्रबंधन देखा, तो बारीकी से जैना की बात करें तो कई लोगों के मन में क्या आएगा? अरे ये कोई हो सकता है क्या? इतना कोई पॉसिबल है क्या? अभी तो आपको हल्के हल्के ही बताया, यदि इसको गहराई में बताते तो बहुत सारी चीजें निकलती बाल की खाल में, लेकिन वो नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि आप उसको पचा नहीं पाएंगे। और आप जितना पचा पा रहे हैं, आप यदि अपनी बहुओं को बताएं या पोतियों को बताएं तो वो तो बिल्कुल स्वीकार ही नहीं कर पाएगी। तो कारण क्या बना? आदर्श गलत नहीं है, ये सिस्टम गलत नहीं है, लेकिन हम इतने नीचे गिर जाते हैं कि फिर हमको आदर्श को नीचे गिराना पड़ता है। तो समाज का स्तर नीचे गिर जाता है कि समाज किस पर टिका है? समाज आदर्शों पर टिका है। अब आदर्श नीचे गिर जाएंगे तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाती है। जैसे अभी कई बार जैसे बच्चे हैं, अब बच्चों को यदि एकलव्य की कहानी, श्रवण कुमार की कहानी सुनाई जाए तो श्रवण कुमार की कहानी नहीं सुनेंगे, और सुनेंगे तो उनको लगेगा ये कोई मतलब परिलोक की बात है, कोई कल्पना लोक की बात है, ये तो संभव ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? तो कारण क्या है कि उनका आदर्श का लेवल घट गया। अभी तक समाज क्यों टिका हुआ था? भले ही वो श्रवण कुमार जैसा नहीं था,
लेकिन आदर्श पे श्रवण कुमार था तो उसके निकट था। अब समाज ने पहले गलती शुरू की और धीरे आदर्श को नीचे करना पड़ रहा है, तो ये स्थिति आती है। इसको बोलते हैं सामाजिक विसंगति। अब जब विसंगति आती है तो फिर सामाजिक विघटन भी होता है, मतलब पतन हो जाता है समाज का। मतलब यही बातें अपने साधु समाज में भी लाएगी, यही बातें श्रावक समाज में भी लाएगी, धार्मिक समाज में भी लाएगी और परिवार समाज में भी लाएगी, हर जगह लाएगी। जैसे कई घरों में झगड़े पहनावे को लेकर होते हैं, तो सासू जी बोलते हैं कि ये पहनावा ही पहनना, बहू बोलती है नहीं ये पहनावा नहीं पहनेंगे, हमने पहना ही नहीं कभी। अब वहां झगड़े का कारण ये बन गया। लेकिन अंत में जाकर के कभी कोई ऐसे ही होता है कि ठीक है, अब सासू जी बोलते हैं ठीक है अब तुमको जैसा जीना जियो, तो वो क्या हुआ, वो आदर्श छूट गया, वो आदर्श खत्म हो गया उस परिवार से। अब पहली बहू ने यदि थोड़ी छूट ली तो दूसरी बहू के लिए वो नॉर्मल नियम हो गया, तीसरी बहू के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया एकदम। तो ऐसे करते करते समाज का पतन हो जाता है। तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को आदर्श हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, भले उसकी योग्यता कम भी है तो, और धीरे धीरे उस योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो आदर्श को नीचे नहीं गिराना पड़ेगा, हम ऊपर उठेंगे, और नहीं तो क्या होगा, हम आदर्श को नीचे गिराते जाएंगे। अपवाद अनेक हो सकते हैं, लेकिन उत्सर्ग को नीचे नहीं लाना चाहिए। आपने उत्सर्ग को नीचे लाए तो गड़बड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी साल संवत्सरी का प्रतिक्रमण कोई बच्चा नहीं कर पाया, एग्जाम आ गई अगले दिन या कुछ भी कारण बना, तो नहीं करा, वो चलेगा एक बार। लेकिन उसके मन में यदि ये आ गया कि चलता है नहीं भी करो तो, देखो मैंने उस साल नहीं किया था या उसने उस साल नहीं किया था मैं भी नहीं करूंगा, ऐसा किसी के मन में आ जाए तो उसने क्या कर दिया, मूल्य को नीचे गिरा दिया, आदर्श को नीचे गिरा दिया। तो वो नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो अच्छा आदर्श प्रस्तुत करता है उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं, उसकी मजाक उड़ा देते हैं और उसको नीचे ले आते हैं, उसके अंदर के विश्वास को तोड़ देते हैं। जैसे कोई थोड़ा धर्म करने लग गया समाज में, तो उसको क्या बोलते हैं, दीक्षा लेना है क्या? नहीं करता है तो प्रॉब्लम, और ज्यादा करता है तो प्रॉब्लम। और हमारा कहने का तरीका ऐसा होता है कहने का तरीका ऐसा होता है कि उसको लगता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं कुछ, अब गलत कर रहा हूं तो ठीक है मैं छोड़ दूं या छुप छुप के करूं। तो पहले छुप छुप के करता है, करना तो है धर्म, फिर ये धर्म करना ही छोड़ देता है, क्यों कब तक छुप छुप के करेगा। इसलिए कई लोग बोलते हैं हम तीर्थ में पूजा कर लेते हैं। जैसे मान लो स्थानक के भाई बहन है, अब वो तीर्थ में पूजा कर लेते हैं और उनको गांव में पूजा करने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लोगों ने कहा या लोग सोचेंगे, ऐसा उनको लगता है, इसलिए अपने मूल्य को गिरा दो नीचे, तो ये गड़बड़ हो जाती है। आप लोग भी करते हैं, जैसे मान लो रात्रि भोजन ऐसे त्याग है चातुर्मास में, अब शादी ब्याह शुरू होंगे तो आपके मन में क्या आएगा कि हाँ अब लोग बार बार बोलेंगे, टोकेंगे, तुमने क्या रात्रि भोजन छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, अभी से ही छोड़ दिया, चलो भैया खाओ पी लो, काम खत्म करो, रात्रि भोजन चालू कर दो। तो हमने क्या करा, अपना मूल्य को, अपने आदर्श को नीचे गिरा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए वास्तव में, कम से कम हमारी सोच में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमको करना ही पड़ा तो कर दें, लेकिन हमारी सोच में तो आदर्श रहना चाहिए। तो वो आदर्श टिका रहेगा तो समाज टिका रहेगा, आदर्श गिर गया समाज का भी डाउनफॉल हो गया, ये ध्यान रखना है। तो आदर्शवादी सोच हो, बस इसका सार इतना है कि हमारी सोच में आदर्शवादिता होनी चाहिए और प्रयत्न में भी उस आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए। फिर नहीं कर पाए वो हमारी कमजोरी या मजबूरी हो सकती है, होना यही चाहिए, ऐसा हमको लगना चाहिए। सम्यक दृष्टि भी किसको बोलते हैं, जो सत्य को सत्य मानता है, अब उसके बाद वो नहीं जी पाए तो ठीक है, वो बोलता है आचरण में मेरी भूल है लेकिन दृष्टि मेरी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात आती है हमारी कि जब ये सामाजिक विसंगति घर कर लेती है तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम आती है समाज में, क्या क्या आ रही है अभी समाज में। तो जैसे एक उदाहरण के लिए अब अपन थोड़ा विचार करें, आप भी करें कि क्या क्या विसंगति हमारे समाज में आ रही है या लगभग लगभग आ चुकी है। तो जैसे नहीं, कुछ आ चुकी है और कुछ आ रही है, ऐसा चल रहा है अभी, और आते जा रही है, मतलब आती जाएगी यदि हम नहीं संभले तो यदि हम देखें तो पहला जैसे संयुक्त परिवार का विघटन हो गया, संयुक्त परिवार टूट गया लगभग, एकल परिवार हो गया।
अब इसको हम पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बोलें या कुछ भी बोलें, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट किया है। और एक्सेप्टेंस में क्या हुआ, शुरुआत तो वहीं से हुई होगी कि वे झगड़े होते हैं, चलो अलग हो जाओ, कम से कम वो रिलेशन नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन ऐसे करते करते क्या हो गया, अब पूरा एकल परिवार का सिस्टम हो गया। लेकिन स्थिति कैसी हो गई कि अब एकल परिवार होते हुए भी झगड़े नहीं रुक रहे। ऐसे हमारे पास कई उदाहरण आते हैं कि सास बहू ने शादी करवा दी, बच्चा जॉब करता था तो बहू को ही भेज दिया बॉम्बे, बेंगलोर, पूना। अब वो पहुंच गए वहां पर, और स्थिति ऐसी है कि सास और ससुर तो कभी साथ में रहे नहीं बेटे बहू के साथ, बेटे बहू रह रहे हैं वहां पर। लेकिन बेटे बहू की नहीं पटी, वो डाइवोर्स हो गया। तो अब दो ही प्राणी थे घर में, वो भी 8 घंटे जॉब में जाते, 10 घंटे जॉब में जाते और 2-4 घंटे साथ में रहना पड़ता, लेकिन फिर भी स्थिति कैसी कि पटी नहीं। तो अब क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, तो तलाक। तो अंत में जाकर व्यक्ति समाज को ही तोड़ तोड़ के अंत में कहां रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। फिर अकेला रह जाएगा तो क्या जी लेगा, ये सोचना है, तो नहीं जी पाएगा। इसलिए तो उसने समाज बनाया था। तो समाज बनाया तो फिर उसको ये सोचना पड़ेगा कि देखो संयुक्त परिवार का अपना इंपॉर्टेंस है, तो उसको हम मेंटेन रखें, वो जो तकलीफ आ रही है हमारे को उसको सॉल्व करें। पर ये हो नहीं रहा है, तो अभी संयुक्त परिवार घटते चले जा रहे हैं, लगभग लगभग खत्म प्राय हो गए। ऐसे ही देखें तो दूसरा पॉइंट आता है कि पारिवारिक तनाव की वृद्धि। मतलब हर व्यक्ति की आकांक्षाएं, अभिलाषाएं बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा बौद्धिक विकास है तो उतना अधिक अपने आप से कल्पनाएं हैं, अपनी योग्यताओं के बारे में, अपनी मतलब मूल्यांकन के बारे में, अपना मूल्यांकन कर रहा है अपनी योग्यताओं का, स्वयं अपने पढ़ाई के आधार पर, स्वयं अपने प्रतिभा के आधार पर। तो उससे क्या हो रहा है, तो कोई किसी से कम नहीं, तो कम नहीं तो फिर क्या होगा, तो आपस में तनाव पैदा होता है, खींचातानी होती। एक छोटा और एक बड़ा होता है तब तक काम बराबर चलता है। हाँ, तो नहीं, एक छोटा और एक बड़ा है तब तक काम बराबर चल सकता है, पर दो समकक्ष हैं तो फिर वो एक दूसरे की कमियों को देखते रहते हैं, और कमियों को देखते हैं तो अपनी कमी दिखती नहीं है, तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे यदि हम देखें तो गुरु शिष्य में चल जाता है, पर शिष्य शिष्य में नहीं चल पाता कई बार, तो वो स्थिति क्यों आती है। इसी प्रकार से मतलब बाप और बेटे में चल जाता है, लेकिन दो भाइयों में नहीं चल पाता आपस में। तो ये स्थिति क्यों आ रही, क्योंकि अपने आप को क्या मान लिया, समकक्ष मान लिया, इक्विवेलेंट मान लिया। अब फिर वो तनातनी चलती है। या और आगे बढ़े तो कभी कभी पिता पुत्र में भी, पुत्र ने अपने आप को पिता से ज्यादा मान लिया, तो भी ऐसी स्थिति आएगी कि मैं भी अब इनके समान हूं। बहू भी क्या बोलती है कि मैं भी मालकिन हूं, तुम मालकिन हो तो क्या, मैं भी मालकिन हूं, तो वो सासू जी के इक्विवेलेंट मानती है अपने आप को। तो ऐसी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो ये पारिवारिक तनाव की वृद्धि अभी हो रही है, जिसके लिए समाज बनाया कि वे तनाव नहीं हो, वही तनाव बढ़ रहा है। और आगे बढ़े तो जब तनाव बढ़ जाता है, पारिवारिक तनाव, तो तलाक तक पहुंच जा रहे हैं। तो तीसरा जो आ रहा है अभी, तो तलाक बढ़ते जा रहा है। तो जैसे इसमें एक डाटा है कि अमेरिका में लगभग 7 विवाह में से 3 का अंत डाइवोर्स से होता है। मतलब लगभग 40-50%। मतलब विवाह होने के बाद जिंदगी भर साथ में रहेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 50%। और ऐसा भी नहीं कि वैराग्य आ गया, वहां तो विद्वेष आ गया, तो जिंदगी भर का विद्वेष है वो। और या फिर आसक्ति बढ़ गई, तो अपने दायरे को छोड़ करके बाहर अमर्यादित हो गए। तो कहीं ना कहीं ये आत्मा का पतन भी दिखा रहा है। सामाजिक पतन तो हो ही रहा है, पर भोग बढ़ गया, अर्थ बढ़ गया, तो इसलिए क्या हो गया, नीचे गिर गए, आत्मा का पतन भी बढ़ गया। अब ऐसे व्यक्ति धर्म की उम्मीद करना बेकार है। जो व्यक्ति या तो ही तनातनी में है आपस में, या फिर वो डाइवोर्स के उसमें है, तो स्थिति बहुत विकट है। फिर और आगे बढ़े तो एक शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ गई। हर व्यक्ति का सपना क्या है कि गांव से शहर में जाना, चाहे बहाना फैसिलिटीज का हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे कुछ भी हो, पर अल्टीमेटली हर व्यक्ति चाहता क्या है कि मैं गांव से शहर में जाऊं। तो माइग्रेशन हो रहा है, तो ये प्रकृति का इंबैलेंस भी हो रहा है। जैसे आज जयपुर शहर में इतिहास देखें तो इतनी पॉपुलेशन पहले नहीं रही होगी, तो पानी की कमी होती थी तो भी काम चलता था। अब पानी का सप्लाई बाहर से करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन नदी प्रकृति के रूप में, प्राकृतिक रूप से नहीं है,
तो दूर से पानी का सप्लाई होता है। तो प्रकृति को भी इम्बैलेंस करते हैं अपन इस तरह से, प्रकृति को भी इम्बैलेंस करते हैं और हम स्वयं भी इम्बैलेंस होते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं हो रही है। फिर उसके बाद आर्थिक असंतोष है व्यक्ति में, जितना कमा लिया उतना कम लगता है, तो ऐसा लगता है लूट सकूं तो लूट लूं, चूस सकूं तो चूस लूं, कमा सकूं तो कमा लूं, जितना कमा सकता हूं कमा लूं। तो आर्थिक संतोष कभी आता ही नहीं है जिंदगी भर। कभी ये भाव आता ही नहीं कि मैंने बहुत कमा लिया, ऐसा भाव आता है कि बस और थोड़ा कमा लूं, और थोड़ा कमा लूं। तो ये स्थिति क्या बता रही है कि ये भी एक सामाजिक समस्या बन रही है। अब आर्थिक असंतोष के कारण फिर क्या होता है, फिर अपराध होते हैं, फिर अपराध होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, अराजकता होती है। तो कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर पा रहा, राजनीतिक नहीं कर पा रहा, तो फिर सामाजिक व्यक्ति भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो गए, फिर व्यापारी व्यवसायी भी भ्रष्ट हो गए, कोई सरकारी नौकरी में वो भ्रष्ट हो गए। तो इस प्रकार से आर्थिक असंतोष ने क्या करा, समाज के ढांचे को बिगाड़ दिया। अब समाज का ढांचा क्यों बिगड़ गया, क्योंकि आदर्श कुछ और है और आदर्श पे जी नहीं पा रहे। आदर्श क्या है, न्याय नीति संपन्न वैभव, मतलब हमारा वैभव कैसा हो, न्याय नीति संपन्न हो। अब न तो न्याय रहा न नीति रही। मतलब पैसा कमाना है, किसी को बोलो कि पैसा कमाना है लेकिन आप नंबर 2 का बिल्कुल नहीं करेंगे, तो क्या बोलेगा। अब वो क्या बोलता है कि ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं धर्म की बातें इम्प्रैक्टिकल नहीं है। वो इतना इम्प्रैक्टिकल हो गया कि उसको धर्म की बातें इम्प्रैक्टिकल लग रही है, क्योंकि शांति तो न्याय नीति पूर्वक जिएगा तो ही मिलेगी, लेकिन वो बोल रहा है ये संभव नहीं है। तो ये धर्म की बातें थ्योरेटिकल है, धर्म की बातें बहुत ऊंची ऊंची है, धर्म की बातें जो है प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाई जा सकती, इसलिए ये धर्म ही गलत है। तो क्या करता है, धर्म की फिर बाकी बातों को भी वो हल्के में लेता है, सस्ते में लेता है, वो पूरा छोड़ देता है धर्म को। ये मतलब आज के युवाओं में विशेष रूप से अपन देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम कहां आ रही है कि पहले हमने सामाजिक विसंगति पैदा करी और अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो सामाजिक आदर्श है वो गलत है, उसको नीचे लाओ। अब कहां तक आ गए अपन, भाई रिश्वत लो मत, कम से कम रिश्वत देना पड़े दे दो, यहां तक आ गए। फिर धीरे कहां जाएंगे, भाई रिश्वत लो लेकिन थोड़ी लो, फिर आएगा धन की रिश्वत लो, शराब वराब की रिश्वत मत लो, फिर धीरे वहां से भी नीचे गिर जाएंगे, वो पूरा ही पतन हो जाएगा, ये स्थिति आ जाएगी। तो ये आ रही है, इसको देख करके संभलना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उसको आगे अपन देख रहे हैं। अभी ऐसे की राजनीतिक भ्रष्टता आ गई। राजनीतिज्ञ जो हैं, जैसे पहले 10%, स्वतंत्रता के समय 10% जैन थे संसद में, अब आज कितने रह गए, तो आज एक के दुक्के भी नहीं है, जबकि सीट्स बढ़ गई और सदस्य कम हो गए। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि बस वही वाली बात है, भ्रष्टता बढ़ गई। तो जो लोग अब मतलब स्वस्थ मानसिकता के, वो जी नहीं सकते उसमें, अब नहीं जी पाएंगे। तो यदि जैन भी जाएगा, तो यदि भ्रष्ट जैन जाएगा तो न जैन समाज के काम आ पाएगा और न वो धर्म कर पाएगा, तो उसकी सोच भी धर्म नहीं होगी, धार्मिक नहीं होगी। तो अल्टीमेटली वो भी जैन हो कि नहीं हो बराबर हो जाएगा। तो ये सब हो रहा है समाज में। फिर और आगे बढ़े, जातिवाद। जातिवाद ऐसे कुछ कम हो गया, जो पहले था उससे कुछ हद तक कम हो गया। काले गोरे का भेद कह लो या जातियों के आधार पर भेद कह लो, ये कुछ कम हो गया। लेकिन अब क्या हो गया, अब अमीर गरीब का भेद आ गया, अब अमीर गरीब का भेद आ गया, अब पढ़े लिखे और अनपढ़ का भेद आ गया, अब प्रतिभावान और अप्रतिभावान में भेद आ गया। तो एक तरह नई जातियां बन गई, लेकिन अल्टीमेटली जातिवाद तो रह ही गया। फिर और उससे आगे बढ़े, समाज में प्रोडक्टिव वर्क कम हो गया और रिक्रिएशन बढ़ गया। मतलब क्या हो गया कि उपयोगी कार्य तो कम हो गया और मनोरंजन वगैरह बढ़ गए। अब मनोरंजन इतने बढ़ गए कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता, फूहड़ता, इन सब का समावेश हो गया। मतलब ये हम नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे मन में आना चाहिए, देखो ये कितनी गलतियां चल रही है, इससे हमको बचना है और हमारे बच्चों को या हमारे आसपास वालों को भी बचने में सहयोग देना है। इससे आगे बढ़े यदि, तो धार्मिक उन्माद आ गया, मतलब धार्मिक पागलपन। धार्मिक पागलपन किस प्रकार से कि मेरे धर्म की स्थापना मैं करूं और उसके लिए किसी और धर्म को यदि पूरा
खत्म करना पड़े तो कर दूं, उसके लिए मैं आतंकवादी पैदा करूं, उसके लिए मैं देश के देश खत्म कर दूं, किसी के जो अपने मंदिर हैं या मस्जिद हैं, जो भी चीजें हैं, उनको गिरा दूं, नष्ट कर दूं, मैं मेरे धर्म की स्थापना करूं और उसको धर्म मान लिया, तो ये धार्मिक पागलपन आ गया, धर्म परिवर्तन करवा देना। तो ये सब जो चीजें हैं, ये धार्मिक उन्माद आ गया। अब ये सिर्फ जैनेतर में ही नहीं है, जैन में भी चल रहा है ना, मैं अपने गच्छ की वृद्धि करूं और दूसरे गच्छ वाले को खत्म कर दूं। मतलब व्यक्ति को खुशी किस बात की होगी कि भले ही जिन शासन बढ़े ना बढ़े, लेकिन मेरा गच्छ बढ़े, तो ये तो गड़बड़ हो गई। गच्छ और धर्म में क्या अंतर है? तो बोलते हैं धर्म तो हमारा अल्टीमेट एम है, गच्छ तक तो उस तक पहुंचने का स्कूल है, तो स्कूल के नाम पे क्या लड़ना? सबके अपने अपने स्कूल्स हैं, वो अपना अपना विकास करें, और अल्टीमेट जो एम है वो ये है कि धर्म बढ़े जीवन में। तो धर्म बढ़ाने के लिए गच्छ है, न कि गच्छ बढ़ाने के लिए धर्म है। लेकिन हो उल्टा गया, तो गच्छ की वृद्धि करने में तो आनंद आता है और धर्म की वृद्धि करने में आनंद नहीं आता। तो ये हमारा धार्मिक उन्माद है, धार्मिक पागलपन है। फिर उससे और आगे बढ़े तो शराब और नशे की चीजों का सेवन बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारे जीवन की रेगुलर भोजन का हिस्सा बन गया। अब जैसे फ्रिज है, तो कई घरों में यह है कि अब शराब की बोतल भी रहती है फ्रिज में। आज नहीं रह रही है आपके घर में, लेकिन हो सकता 25 साल बाद आराम से रहे। जैसे कोल्ड ड्रिंक रख लेते हैं, शरबत रख लेते हैं, ऐसे ये भी रख लेंगे। तो ये सब बढ़ते जा रहा है। फिर इसके साथ निर्धनता बढ़ रही है। अमीर कितने हैं और गरीब कितने हैं? तो कहते हैं कि पूरी जितनी पूंजी है पूरे वर्ल्ड की, वो 10% अमीरों के पास है। मतलब उसका 90% हिस्सा जो है 10% लोगों के पास है, और बाकी 90% हिस्सा जो है, सॉरी, जो 90% हिस्सा तो 10% लोगों के पास है, तो जो 10% हिस्सा है वो बाकी बचे हुए लोगों के पास है। उनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास वास्तव में आज भी व्यवस्था नहीं जीवन जीने के लिए, 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, भले वो 10-20% होंगे, लेकिन वो भी अपने आप में मायने रखता है। तो ये हमको क्या बता रहा है कि आर्थिक असंतुलन बहुत अधिक बढ़ गया। कोई अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। इन सब के चक्कर में व्यक्ति अपराधी होते जा रहा है, और अपराधी कहां से हो रहा है? तो बाल अपराध भी शुरू हो गए। 6th और 7th के बच्चे भी गलत काम कर लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या बता रही? ये हमारे समाज की स्थिति जा रही है, ये हमारे समाज की दिशा जा रही है। ये तो कुछ उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे हैं। छोटे छोटे देखें तो बहुत सारे, फुगावा, फैलावा, उधार की संस्कृति, ये बढ़ती चली जा रही है। तो ये सब क्या बता रही है? कि हमारे समाज का पतन हो रहा है। तो समाज का पतन हो रहा है तो हमको चिंता करनी चाहिए क्या? समाज का पतन हो रहा है तो हमको चिंता करनी चाहिए क्या? क्यों? समाज से हम जुड़े हुए हैं, और फिर इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? जैसे हमने चर्चा कर ली, चिंता भी कर ली, रोज न्यूज़पेपर के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से यही सब चीजें आती होगी। तो इन सबको देख करके, सुन करके हम चर्चाएं भी कर लेते हैं। 2 सदस्य मिले किसी चौराहे पर, यही चर्चा चलेगी। इसको राजकथा, देश कथा ही बोल दिया गया, और एक तरफ अपन इसकी बात भी कर रहे हैं कि हाँ होना चाहिए। लेकिन फिर सॉल्यूशन क्या? यदि सॉल्यूशन है तो विकथा नहीं है, सॉल्यूशन नहीं तो विकथा है। आपको पहले विकथा की डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी डेफिनेशन? नहीं, डेफिनेशन जो बताई थी, विकथा बताई थी ना आपको? हाँ, नहीं, विगई को विकृति बोला, विकथा किसे बोलेंगे? एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपको बताई थी। लक्ष्य विहीन कथा व विकथा, लक्ष्य विहीन कथा व विकथा। तो यदि हम कोई चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा गलत नहीं है, यदि हम किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं तो समाज की चर्चा करना विकथा नहीं हुई। कब? यदि हम एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हाँ इसमें सुधार के लिए क्या हो सकता है,
वो सोच रहे हैं। तो अब हम यदि हम सोचेंगे तो सुधार की प्रक्रिया कहां लाना पड़ेगी हमारे को। तो समस्याएं तो समाज में है और समाधान कहां है? समाधान हमारे स्वयं में है, ये मान के चलना है। मतलब बूंद से समुद्र बनता है, बूंद से समुद्र बनता है, व्यक्ति से समाज बनता है। तो समाज सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, कि हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा? तो हमको आना इस पर पड़ेगा कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो सही दिशा होगी। और यदि हमने उल्टी दिशा पकड़ ली कि समाज की चर्चा खूब की, समाज में ये होना चाहिए, समाज में वो होना चाहिए, समाज में वो होना चाहिए, लेकिन हमने कुछ भी चेंज नहीं किया अपने जीवन में, तो समझ जाइए न समाज सुधरेगा और न हमारी कथा कोई सार्थक रही। वो कथा क्या बन गई? विकथा बन गई। जैसे कई बार लोग बोलते हैं वो प्रधानमंत्री को वो डिसीजन लेना था, राष्ट्रपति को वो डिसीजन लेना था, आतंकवादियों को ऐसा करना चाहिए, नक्सलवादियों को ऐसा करना चाहिए, ये राज्य अलग से नहीं बनाना चाहिए, ये बांध यहां नहीं बनना चाहिए, बहुत सारी चर्चा चलती है। लेकिन उनसे कहेंगे अब आप इनमें से क्या कर सकते हो? तो मैं भैया प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता, राष्ट्रपति बन नहीं सकता, तो आप तो सिर्फ वोट दो तो सोच समझ के देना, बस इतना ही कर सकते हो, आप इतना ही कर लेना बस, बाकी फिर आपका सोचना बेकार है। पर जो आप कर सकते हो वो आप करो। यदि आपको जो रोल समाज ने दिया है उस रोल में आप कुछ बराबर नहीं निभा रहे हो, उस रोल को बराबर निभाओ। अभी अक्सर क्या होता है, हम आपको समझाते हैं कि शावक को ऐसा करना चाहिए, शावक को वैसा करना चाहिए, ठीक है आपने हमको बोला है इसलिए हम समझा रहे हैं, पर फिर भी हमारे समझाने से समाज का सुधार नहीं होगा। यदि आप उसको सोचेंगे कि हाँ जरूरी है, उचित है, और आप चेंज करेंगे तो समाज का सुधार होगा। और ठीक उसी प्रकार से आप चाहते हैं कि महाराज साहब साधु लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, तो आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। साधु सोचेंगे कि हाँ हमारे में ये कमी है और हमको ये सुधारना चाहिए, तो साधु सुधरेंगे, और साधु सुधरेंगे तो शावक सुधरेंगे, शावक सुधरेंगे तो साधु सुधरेंगे, क्योंकि वही अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। तो हमको क्या सोचना है, साधु कैसे सुधरे, मैं कैसे सुधरूं, और आपको क्या सोचना है कि हम गृहस्थी, हम शावक कैसे सुधरें। हर व्यक्ति यदि अपने आप को सुधारने में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि एक भारी चीज उठाना है, अब कम से कम 150 किलो का माल है, पत्थर है, उठाना है, क्रेन वैन कुछ नहीं है, उठ सकती क्या? 4 लोग खड़े हैं, हमाल मजदूर, 4 लोग खड़े, एक को बुलाओ उठाओ इसको, नहीं उठा पाता, दूसरे को बुलाया वो भी नहीं उठा पाता, तीसरे को बुलाया वो भी नहीं उठा पाता, चौथे को उठाया वो भी उठा नहीं पाता बुलाया तो। अब चारों नहीं उठा पाते इसलिए उनको छोड़ दो, फिर क्या करना, चारों को। तो जब चारों उठाते हैं उस समय ये नहीं देखता कोई भी कि दूसरा कितना उठा रहा है, बोले मैं पर भी ताकत झोंक दूं इसमें उठाने में, बस वो अपनी ताकत लगाता है, दूसरा भी अपनी ताकत लगाता है, तीसरा भी अपनी ताकत लगाता है, और चौथा भी अपनी ताकत लगाता है, और वो अपने बस फोर्स को देखता है, अपने पावर को देखता है, तो वो पत्थर उड़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्या कर रहा है वो पूछे तो बता दो उसको, या उसकी उम्र है समझने की, सोच है समझने की, तो बता दो, सलाह दे दो उसको, आदेश मत दो, सलाह दे दो, और सलाह देने के बाद वो करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए मैं सतर्क रहूं, सावधान रहूं। तो सोच सही है कि गलत है? तो बस ऐसी सोच से आपने वो जीना। तो इसी का नाम क्या बनेगा, समाज प्रबंधन बनेगा। समाज प्रबंधन मतलब समाज को सुधारना नहीं, समाज प्रबंधन मतलब समाज के प्रति मेरे दायित्वों का मैं प्रबंधन कर लूं, मतलब ऐसा व्यवस्थित कर लूं अपने दायित्वों के निर्वाह को कि जिससे कि समाज में कुछ बेहतरी हो, उसका नीचे जाना नहीं हो, डाउनफॉल नहीं हो सकता है ऐसा। मतलब ये कोशिश करना अपने को, सेवा करना है। तो अब 3 बहुएं हैं घर में, एक मेहमान आए, बड़ी बहू ने कहा कि मेरा सिर दुख रहा है, दूसरी बहू ने कहा कि मेरे पैर दुख रहे हैं, अब तीसरी बहू के पास क्या बचा, मेरा पेट दुख रहा है, नहीं, तीसरी बहू ये सोचे कि मैं क्या कर सकती हूं, बस मैं कर डालूं। ये नहीं सोचूं कि हमारी संस्कृति ऐसी है, सब तो बहाने बनाते मैं भी बनाऊं, ऐसा जो सोचेगा वो समाज नीचे जाएगा। और यदि वो बहू ये बोलेगी कि मैं तो मेरा काम करती रहूंगी, दूसरा करे या ना करे, तो हो सकता है दूसरी बहू को भी थोड़े दिन बाद लगे कि देखो ये कर सकती है, ऊपर वाली नहीं करती, बड़ी वाली नहीं करती, छोटी वाली करती है, मैं मंझली हूं, अब मैं किसको फॉलो करूं। तो यदि उसके मन में कभी सकारात्मक भाव आया तो बोलेगी नहीं, हाँ
ये कर सकती छोटी होकर के मेरे से, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूं, मैं भी इसकी राह पर चलूं। कभी कभी घरों में ऐसे ही होता है, एक व्यक्ति चरण स्पर्श करता है तो फिर दूसरा भी करता है, फिर तीसरा भी करता है, फिर चौथा भी करता है, फिर लाइन लग जाती है। कभी कभी जैसे यंग लोग रहते हैं, महाराज साहब प्रवेश करते हैं, धर्म लाभ बोलते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता क्या करना। फिर इतने में एक दादी आती है, दादी मथेर मंदानी महाराज साहब, तो फिर वो सब भी झुकना चालू कर देते हैं। तो कैसे करते हैं झुकना चालू? तो बस अब उन्होंने, वो एक दादी ने कितना बड़ा काम किया, उसने सिर्फ अपना काम किया, पर वो दादी के कारण से सबने सीख लिया। तो बस ऐसा होना चाहिए। हमको ये नहीं भूलना कि मेरा आदर्श क्या है, बस उस आदर्श के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बनते कोशिश। कोई मजबूरी आ गई तो अलग बात है, अपवाद मार्ग में जाना पड़े, लेकिन वो दूसरा गलत कर रहा तो मैं भी कर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए शुरू में कहा आपको कि आदर्शवादी होना चाहिए। अब जैसे कभी उदाहरण के लिए कि मान लीजिए जैसे कोई बुजुर्ग मिल जाए, अब रोड पे ही मिल जाए, ठीक है, खाली रोड है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, अब उनको चरण स्पर्श करना है कि नहीं करना? तो अब हमारे मन में एक झिझक आ गई यदि, तो हमने क्या करा, उस झिझक के कारण नहीं करा मान लीजिए, तो हमने वास्तव में किसको चुना? आदर्श कह रहा था हमारे मन में कि करना चाहिए अभी, लेकिन वर्तमान संस्कृति बोल रही थी कि अरे अभी नहीं करना चाहिए। लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अब 50 साल का बेटा है और 75 साल के पिताजी हैं और ट्रेन में छोड़ने गया उनको, अब चरण स्पर्श करना कि नहीं करना? अब 50 साल का आधे तो बाल सफेद हो गए। तो करना कि नहीं करना? करना चाहिए। पर उसका, अब उसके भीतर में दो चीजें चल रही है। आदर्श तो बोल रहा है, वो भी बोलता है ये करना चाहिए, करना चाहिए बोल रहा है, करूंगा नहीं बोल रहा है। करना चाहिए बोल रहा है, करूंगा नहीं बोल रहा है। करूंगा क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि उसके भीतर में अब वो वर्तमान संस्कृति में जो विसंगति है वो हावी हो रही है। तो वो जब हावी होती है तो बोलता है कि नहीं, शर्म आती है, शर्म आती है, तो शर्म आती है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। तो यहां क्या हो गया, उसकी सोच क्या माने अपन, आदर्शवादी है या लोकवादी है? लोकवादी हो गई, लोक को फॉलो कर रहा है वो, आदर्श को फॉलो नहीं कर रहा, तो धीरे वो नीचे गिर जाएगा। हमको यदि व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ना है तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए कि यदि 99 बकरियां भी हैं और एक शेर भी है, तो 99 बकरियां यदि गड्ढे में गिर जाए तो शेर गिर जाएगा क्या? नहीं गिरेगा। तो शेर बोलेगा मैं तो मेरे तरीके से जीऊंगा, तुमको जीना है तो जियो, नहीं जीना तो मत जियो, मैं मेरे तरीके से जीऊंगा। तो ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए आदर्शवादी। तो हम क्या होगा, गिरेंगे भी तो बहुत धीमी रफ्तार से गिरेंगे, इतना तेजी से युग का अनुकरण नहीं करेंगे। तो ऐसी सोच से जिए। हाँ, सब करे वो नहीं करना, जो सही हो वो करना। तो अब हम आते हैं कि अब हमको समाज प्रबंधन करना, इतनी सब विसंगतियां देख करके, उनके दुष्परिणाम देख करके अब हमको क्या करना, समाज प्रबंधन करना। समाज प्रबंधन करने के लिए हमको क्या करना है, फिर याद रख लें, शब्द से भ्रमित नहीं होना। समाज प्रबंधन करना मतलब व्यक्ति प्रबंधन नहीं करना है, स्व प्रबंधन नहीं करना है। मेरे पद और उसके कर्तव्यों का निर्वाह मैं अच्छी तरह से करूं बस, ठीक है। तो उसके लिए अब हम चलते हैं आगे। तो समाज प्रबंधन का हमारा उद्देश्य क्या, हम क्या फल चाहेंगे कि अब यदि समाज में काम कर रहे हैं, यदि हम अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या? तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? आप परिवार में जियो या समाज में मतलब जैन धर्म के समाज में जियो, या फिर आप व्यवसाय व्यापार इसमें जियो, तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या लक्ष्य होना चाहिए? आर्थिक दृष्टि से चलो पैसा कमाना कहीं हो सकता है, धार्मिक दृष्टि से चलो धर्म ध्यान करना हो सकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से आपका कर्तव्य क्या है? हाँ, मतलब मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह इस प्रकार से करूं कि मेरे समाज में जिससे भी मैं जुड़ा हूं, चाहे वो आर्थिक समाज हो, चाहे वो धार्मिक समाज हो, चाहे वो पारिवारिक समाज हो, चाहे कोई सा भी समाज हो, तो मेरी वजह से या मेरे निमित्त से पहली बात शांति बढ़े, अशांति ना हो और शांति बढ़े। दूसरा, आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले, संस्कार बिगड़े नहीं, कुसंस्कार न बढ़े, सुसंस्कार बढ़े, मैं उसमें योगदान दूं। और तीसरा, विनाश ना हो बल्कि विकास हो, प्रगति हो, मतलब मैं निमित्त ऐसा बनूं।
और वो भी कैसे? तो मैं स्वयं जी करके वैसा निमित्त बनूं। मेरी शांति से दूसरे की शांति की प्रेरणा मिले, मेरे संस्कारों से दूसरे को संस्कार की प्रेरणा मिले, और मेरी प्रगति से दूसरों को प्रगति की प्रेरणा मिले। कुछ ऐसा जीवन जीना, क्योंकि दूसरों को सुधारने का बेड़ा तो अपन ने कई बार उठाया, पर सिवाय बेड़ियों के कुछ नहीं मिला। तो क्या करना अपने को? खुद को ही सुधारना। कुत्ते की पूंछ को आप सीधा करने की कोशिश करो, कुत्ता कभी नहीं होने देगा, लेकिन कुत्ता जब चाहेगा तो हो जाएगा। तो किसी और को सुधारने का भार नहीं रखते हुए प्रयत्न इस प्रकार से करें कि स्व विकास के साथ पर विकास भी हो जाए। भगवान महावीर आदि ने क्या किया कि वो स्व कल्याण किया। उन्होंने स्व कल्याण का चमत्कार क्या हुआ कि उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के अपने आप अपना स्व कल्याण करते गए। तो एक तरीका वो था, उत्तम तरीका तो वही है। फिर मध्यम तरीका यह है कि अपन थोड़ा अपना करो, थोड़ा उनका करो, थोड़ा अपना करो, थोड़ा मतलब थोड़ा अपन अपना करो, थोड़ा उनके लिए निमित्त बनो, फिर थोड़ा अपन अपना करो, फिर थोड़ा उनके लिए निमित्त बनो। इस प्रकार से चलो। और सबसे जघन्य कह लो या गलत कह लो, तो मैं तो मेरा नहीं करूंगा लेकिन दूसरे का विकास करूंगा। मैं मेरा नहीं करूंगा, दूसरे का करूंगा। जैसे हर पिताजी क्या चाहते हैं कि मेरे में तो कुसंस्कार आ गए लेकिन मेरा बेटा सुसंस्कारी बनना चाहिए। मेरे को तो क्रोध आता है लेकिन मेरे बेटे को क्रोध नहीं आना चाहिए। तो ये सोच अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो तीन उद्देश्य, शांति, संस्कार और प्रगति, ये हमारे समाज प्रबंधन के उद्देश्य हो गए। बस इसके अलावा हमको समाज से कुछ नहीं चाहिए। पहले समाज में हमारे कारण से शांति रहे, शांति रहेगी तो संस्कार रहेंगे, और संस्कार रहेंगे तो फिर प्रगति हो पाएगी। मन अच्छा है तो प्रगति हो पाएगी। कुछ सकारात्मक, कुछ क्रिएटिव, कुछ कंस्ट्रक्टिव विचार का आदान प्रदान हो सकेगा। और यदि हमारा मन ही खिन्न है, खेत खिन्न है, दुखी है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, क्लेश कलह बहुत होते हैं, तो वहां विकास की तो कोई संभावना है ही नहीं। अब इस चीज को हम कैसे अपने जीवन में लाएं? तो समाज प्रबंधन के हम दो पार्ट कर लें। अब ये तो हमने लक्ष्य बनाया, शांति, संस्कार और प्रगति, लेकिन लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हमको बदलना पड़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस हमको बदलना पड़ेगी। तो पहले अपन बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, सिद्धांतों की, कि क्या क्या सिद्धांत हमको बनाना पड़ेंगे, और फिर उसके आधार पे हमारा प्रयोग क्या होगा। तो सिद्धांत में सबसे पहले क्या लिखें? पेज नंबर 20 पर है, सामाजिक चेतना का विकास हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे भीतर में सामाजिक चेतना का विकास होना चाहिए। मतलब एक तो बुद्धि में हमको सबको ज्ञान रहता है कि देखो, मतलब हमारे को दूसरों का भी अच्छा सोचना, दूसरों का भी अच्छा करना, ये सब बातें रहती बुद्धि में, लेकिन अंदर में, भावों में नहीं रहती। तो एक सामाजिक चेतना का विकास हो, मतलब कैसा हो कि हमारे भीतर में, जैसे अब स्वार्थी व्यक्ति को क्या होता है, अपने स्वार्थ की कहां पूर्ति नहीं हो रही है, एकदम वो जागृत हो जाता है, तो वो बराबर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एकदम सक्रिय होकर के पुरुषार्थ करता है। तो हमारे जीवन में ऐसा स्वार्थीपना नहीं रहना चाहिए। हमारे जीवन में क्या भावना होनी चाहिए कि मैं स्व पर हित दोनों करूं। यदि मैं मेरा हित कर रहा हूं तो मैं दूसरे का भी हित करूं। ऐसा एक सामाजिक चेतना का विकास होना चाहिए। मतलब व्यक्ति को सामाजिक बनना पड़ेगा। व्यक्ति यदि स्वार्थी बन जाएगा, रिजर्व बन जाएगा, ड्राई हो जाएगा, बाहर वालों दूसरों के सोचेगा ही नहीं कुछ, तो उसके भीतर में वास्तव में क्या कमजोरी रह गई? सामाजिक चेतना का विकास नहीं हुआ। वो वास्तव में कैसा व्यक्तित्व हो गया? वो असामाजिक हो गया। जैसे एक उदाहरण के लिए, कोई आतंकवादी यदि बॉम्ब विस्फोट करता है और बॉम्ब ब्लास्ट करता है और उस बॉम्ब ब्लास्ट में 100 लोग मर जाते हैं, तो उसको कुछ कई अरबों डॉलर्स मिल रही मान लो उसके बदले में। तो उसने क्या किया? वास्तव में वो इतना स्वार्थी हो गया कि उसने कहा मेरा घर भरने के लिए, मेरी तिजोरी भरने के लिए मुझे 100 लोगों को ही तो मारना है बस। जैसे बाजार में मुर्गियां कट जाती है, ऐसे मैंने 100 लोगों को मार दिया। और क्या किया? उसके मन में अंदर कोई भाव नहीं आया। तो उसके अंदर में क्या नहीं है? संवेदना नहीं है, दया नहीं है दूसरों के प्रति, अपनापन नहीं है, भाईचारा नहीं है, विश्व बंधुत्व की भावना नहीं है। तो एक शब्द में कहें तो क्या नहीं है? हाँ हाँ, वो ब्रेन मतलब नेगेटिवली वॉश्ड हो गया। हाँ हाँ, पर यदि एक शब्द में कहें तो क्या नहीं है? सामाजिक चेतना नहीं है। सामाजिक चेतना नहीं है उसमें। मतलब उसमें स्वार्थ की चेतना है,
स्वार्थ की चेतना है, सामाजिक चेतना नहीं है। मतलब होना ये चाहिए, जैसे एक माँ क्या करती है, जब खुद खाने बैठती है तो उसको पहले किसका ध्यान आ जाता है? एकदम से बच्चों का ध्यान आ जाता है। अब बच्चे सामने नहीं है तो भी ध्यान आ जाता है, तो उनके लिए अलग करती है पहले, और या फिर खाती नहीं है, पहले उनको खिलाएगी फिर खाएगी। तो ऐसे ही हमने जैसे रोटियां बनाई तो हमको एकदम किसका ख्याल आ जाना चाहिए? अरे गाय का क्या होगा, यदि पालतू जानवर ही पाल रखा है तो उसका क्या होगा? मतलब जो बोल सकता है उसका तो हम सोचते हैं। यदि मैं खा लूंगी तो मेरी सासू जी मेरे को अभी टोकेंगी, टॉन्ट कसेगी, तो भैया सासू जी को दे दूं, चलो एक काम निपटाऊं, ये तो सोच लेते हैं। लेकिन सोच में आना चाहिए जो नहीं बोल सकता उसको मैं क्या दे सकती हूँ, ये भावना होनी चाहिए। यदि आपको मान लीजिए कि भाई की ओर से बोले कि राखी के समय तुम ऐसा करो, साड़ी तो नहीं ला पाया मैं, लेकिन मैं आज तुमको 15,000 रुपये देना चाहता हूं, तो आपने 15,000 रुपये लिए, आपको पहला थॉट क्या आना चाहिए कि ये 15,000 तो मुझे गिफ्ट के बतौर मिल रहे हैं। तो वास्तव में मतलब ये मिल भी सकते थे, नहीं भी मिल सकते थे। तो कभी नहीं मिलते तो मैं जीती कि नहीं जीती? हाँ मैं जीती। तो फिर ये 15,000 मैं किसको दे सकती हूँ, किसके काम आ सकती हूँ? अब यदि ये विचार आएगा तो आपकी काम वाली बाई को सोच सकते हो, आप अपनी पड़ोसन को सोच सकते हो, जिसके घर में आज मतलब कपड़े लाने की व्यवस्था नहीं है उसके बारे में सोच सकते हो, किसी के घर में कोई विपत्ति आ गई उसके बारे में सोच सकते हो, हॉस्पिटल में जाकर के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के 15,000 की दवाई बांट सकते हो। तो ऐसे कितने ही लोग होंगे। पर ये कब आएगा आपके अंदर विचार? जब आपके भीतर में क्या होगी? सामाजिक चेतना होगी। मतलब ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है तो इसका हित करूं। जैसे बड़े मार साहब के मन में भाव आ जाता है ना, ऐसे बता रहे थे बीच में कि कोरोना के समय किसी व्यक्ति को ढूंढवाया और बुलाया और फिर उसको उसकी व्यवस्था करवाई, जबकि वो व्यक्ति उससे दर्शन करने आता था, लेकिन महाराज साहब ने उसको बुलवाया, ढूंढवाया, पहले उसकी चिंता करी, पहले फिर उसको ढूंढवाया और फिर शायद वो मिल गया और फिर उसकी जो मदद हो सकती थी कर दी। मतलब ये एक सामाजिक चेतना है। मतलब व्यक्ति में जिसमें सामाजिक चेतना का विकास होगा वो पहले खुद खाएगा कि पहले दूसरे का सोचेगा? दूसरे का सोचेगा। ये अपन लोगों में नहीं है ऐसा मानना। तो इसका विकास करना है अपने को, तो जाकर के हम वास्तव में सही रूप में सामाजिक व्यक्तित्व बनेंगे। नहीं तो हम समाज सदस्य तो बन जाएंगे, हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन जाएंगे, हम कुछ आजकल जैसे लेडीज की पोस्ट भी होती है तो वो बन जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम उस कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट यह है कि यदि समाज प्रबंधन किसी को करना है तो मनोवृत्ति की निर्मलता लानी होगी। मनोवृत्ति की निर्मलता मतलब उसके भीतर में भाव में निर्मलता होनी चाहिए, अशुभ भाव कम होने चाहिए, स्वार्थ के भाव कम होने चाहिए, शुभ भाव अधिक होना चाहिए। तो उसमें 4 भाव मुख्य हैं, एक क्षमा का भाव, एक विनय का भाव, एक सरलता का भाव, एक संतोष का भाव। ये क्षमा का भाव होगा तो आवेश नहीं आएगा उसको ग्रुप में रहते हुए। यदि उसके भीतर में विनय का भाव रहेगा तो वो गर्वीली भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, मैंने ये किया, मैं ऐसा करता हूं, मैंने ये किया, तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसे दोषारोपण नहीं करेगा दूसरों पर। तो वो समाज में टिका रहेगा और समाज में एक सही उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ऐसी सरलता रहेगी तो छल कपट नहीं करेगा, चतुराई चालाकी नहीं लगाएगा, तो समाज में टिक पाएगा और समाज में उदाहरण प्रस्तुत कर पाएगा। और थोड़ा संतोषी होगा तो फिर क्या करेगा कि भैया पर्सनल इंटरेस्ट को थोड़ा कम कर देगा। यदि ग्रुप इंटरेस्ट के लिए मुझे पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दूंगा मैं, कोई बात नहीं। सेक्रीफाइस करना सीख लेगा। जैसे कहा ना कि 3 बहुएं हैं, अब तीसरी बहू ने क्या सोचा, अरे मैं आए हैं मेहमान तो मैं ही कर देती हूँ काम। अब 2 बहनों ने नहीं सोचा, तो वो जो तीसरी बहन है वो वास्तव में उस परिवार में रह जाएगी। वो जो 2 बहनें हैं वो लंबे समय तक उस परिवार में रह नहीं पाएगी। वो थोड़े समय के बाद या तो घर अलग बना लेगी या उसको अलग कर दिया जाएगा, और फिर अलग रहेगी तो वहां भी दुखी रहेगी क्योंकि उसका स्वार्थ तो वहां भी चलता रहेगा उसका। और तीसरी बहन अभी भी सुखी है और आगे भी सुखी रहेगी क्योंकि उसने स्वार्थ घटा दिया, संतोष कर लिया। तो संतोषी सुखी रहेगा और असंतोषी जगह बदल देगा, आसपास का सराउंडिंग बदल देगा, लेकिन वो संतोषी नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं जाकर के दुखी होगा। ठीक है ना? तो इसलिए हमारे को ये 4 गुण बढ़ाना यदि हमको समाज में जीना है तो। कौन कौन से गुण?
मुझे आवेश नहीं आना चाहिए, मतलब मुझे क्षमा आनी चाहिए। मुझे अधिक गर्व नहीं होना चाहिए, मतलब मान नहीं होना चाहिए। मुझे विनय आना चाहिए, दूसरों से रेस्पेक्ट से बात कर सकूं। मेरे अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। गलती हुई है स्वीकार कर लें। और चौथा, संतोष होना चाहिए। पद नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं काम तो करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति समाज में टिक पाएगा, ग्रुप में टिक पाएगा। और जिसमें ये चार नहीं है, चार गुण नहीं है, वो अकेला रहेगा तो भी दुखी रहेगा, और 2 रहेंगे तो भी दुखी रहेगा, और 10 रहेंगे तो भी दुखी रहेगा। इसी प्रकार से एक तीसरी बात आती है कि समाज में कौन अच्छी तरह जी सकता है, तो सम्यक दृष्टि अच्छी तरह जी सकता है। सम्यक दृष्टि मतलब क्या? सम्यक दृष्टि मतलब जो सेंस ऑफ अटैचमेंट से नहीं जीता है, जो सेंस ऑफ ड्यूटी से जीता है। मतलब आसक्ति से नहीं जीता, कर्तव्य से जीता है। जैसे कहते हैं सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरसु न्यारो रहे जेम धाई खिलावे बाल। मतलब क्या कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है कि वो जीता है सबके बीच में, उसका उदय होता है तो उसको जीना पड़ता है। जैसे आज अपन देखें तो भगवान महावीर को भी पहले तो घर में जीना पड़ा, भाई ने रोक लिया तो वहां जीना पड़ा। फिर वो जब गए जंगल में तो गौशालक मिल गया तो उसके साथ जीना पड़ा, और बाद में गौतम स्वामी आदि मिले तो उनके साथ जीना पड़ा। तो परमात्मा देखा जाए तो पूरी जिंदगी भर अकेले बहुत कम समय रहे, अधिकांश समय तो क्या रहा, उनको साथ में जीना पड़ा। लेकिन साथ में जीते हुए वो कैसे जी रहे थे? वहां सेंस ऑफ अटैचमेंट से नहीं जी रहे थे, सेंस ऑफ ड्यूटी से जी रहे थे, अनासक्ति से जी रहे थे, आसक्ति नहीं थी। तो सम्यक दृष्टि जीव किसी परिवार में रहे या किसी भी ग्रुप में रहे, वो आसक्ति से नहीं जिएगा। और वो क्या करेगा? अधिकारों की परवाह नहीं करेगा, कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। जिसको आसक्ति होगी तो पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, फोटो के लिए, माइक के लिए, माला के लिए, इसके लिए तड़पेगा। और इसमें आसक्ति नहीं है, वो क्या बोलेगा? मुझे सेवा करना है, मैं कर दूं। तो ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। कैसा? सम्यक दृष्टिकोण वाला। मतलब सम्यक दृष्टिकोण क्या बोलेगा कि इस जगत में हे जीव तेरा कोई नहीं है, तेरा कोई नहीं है, न शरीर तेरा है और न बाहर की चीज तेरी है। तो तू इनमें आसक्ति मत कर, लेकिन तेरा उदय तुझे यहां लाया है, तो जो तू चुका सके कर्म के उदय को उतना चुकाते जा, और वापस नहीं बंधे ऐसा जीते जा। तो कर्म चुकाते जाएगा और सेवा आदि करते जाएगा, तो जीव कैसा रहेगा? वो सुखी रहेगा। हो सकता है ऐसा। जैसे मैनासुर ने क्या किया, तो कर्म के उदय को पलटने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कर्म के उदय में उसने अनासक्ति जीना सीखा। मेरा पति सुंदर ही होना चाहिए ऐसी आसक्ति नहीं थी उसको, मेरा पति जो राजा ही होना चाहिए ये आसक्ति नहीं थी उसको। तो वो सुखी रही कि दुखी रही? जिंदगी भर सुखी रही। तो आसक्ति से मत जियो किसी से, मतलब बदले में अपेक्षा से मत जियो कि ये मुझे ये देगा, वो मुझे वो देगा। बस मैं, इसको क्या जरूरत है और मेरे पास क्या है, मैं दे सकूं दे दो, मेरा काम खत्म। तो इससे जीना। तो ऐसे 3 पॉइंट्स अपने देखे। पहला क्या देखा कि सामाजिक चेतना का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। मतलब भीतर में हमारे लिए स्वहित से अधिक समाज हित या ग्रुप हित होना चाहिए। दूसरा, मनोवृत्ति की निर्मलता होनी चाहिए। मतलब इसमें अति आवेश है, अति गर्विला है, अति छली कपटी है, अति असंतोषी है, वह जीव क्या होगा? वह जीव ग्रुप के लायक नहीं है, वो ग्रुप में जी नहीं पाएगा, उसके साथ कोई जी नहीं सकेगा। और तीसरा, सम्यक दृष्टिकोण से जीना कि मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा यहां पर कर्म का उदय है, और उस कर्म के उदयवश मुझे ये व्यवस्था मिली है, तो मुझे लेना कम से कम है और देना क्या है? अधिक से अधिक है। तो इससे क्या होगा? मैं इस संसार के जो ऋण है मेरे ऊपर कर्मों का, उससे मुक्त होते जाऊंगा। ठीक है। तो ये हमारे भीतर में थ्योरीज, ये प्रिंसिपल्स जचेंगे तो प्रैक्टिकल में फिर क्या आएगा? फिर हम ऐसा जी पाएंगे जिससे कि हम समाज के लायक बन सकें। ओम शांति।
देवगुप्त से वर्तमान युग खामी। देवगुप्त से मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राजय जी धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।